चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ये है अनंत आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो देखो, इससे पहले हम देखा था वो क्या था, एक शीट था। और शीट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही थिन यानी कि बहुत ही पतली होती है। ठीक है, यानी परत जो बहुत पतली होती है। लेकिन ये क्या है, प्लेट। तो प्लेट की क्या होगी, थिकनेस होगी, यानी एक मोटाई होगी। यानी कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं कि देखो, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है एक तरह से। अब कंडक्टिंग प्लेट क्या होती है और नॉन कंडक्टिंग प्लेट क्या होती है, तो हम देखते हैं उसको। देखो, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा, मतलब उसकी सतह पर होगा। अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का जो आयतन है, उसमें बिल्कुल भी आवेश यानी कि चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से इनफाइनाइट शीट को हम बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। देखो किस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाएगा। तो देखो, ये हमारी जो है क्या है, कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, कुछ थिकनेस है, यानी इसकी मोटाई है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से इसकी कुछ मोटाई भी है। ठीक है, लेकिन जो हमने परत के लिए देखा था, जो थिन शीट के लिए देखा था, उसमें उसकी कोई भी थिकनेस नहीं थी। तो ये डिफरेंस है। और थिकनेस होने के कारण क्या है कि जो भी चार्ज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, अंदर वॉल्यूम में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, शीट और जो आपका प्लेट होता है उसके अंदर। अब इसके कारण यहां पर कोई पॉइंट है P, जो इसके सामने शीट पर पॉइंट है O, जिससे कि डायरेक्ट डिस्टेंस R पर है, और पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक बात याद रखेंगे कि जो डायरेक्शन निकालने वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम बार बार कवर नहीं करेंगे। जैसा हमने शीट के लिए हमने डायरेक्शन निकालने के लिए प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस यहां करना है। और उस प्रोसेस को करने पर पता चलेगा कि सारा का सारा जो फील्ड होगा वो इस प्लेट के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में होगा। पैरेलल यानी कि जो भी इसकी अनुदिश दिशा होगी, इस दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। आगे ये बात यहां तक समझ में आप लोगों को। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सतह का निर्माण करते हैं। और अब की बात, जो ये गॉसियन सतह है, जो गॉसियन सरफेस है, वो बस यहीं तक है। ठीक है, मतलब जो अपन ने पिछली बार 2r डिस्टेंस का लिया था, r आगे r पीछे, एक शीट के कारण, पतली के कारण, अब की बार सिर्फ हम r डिस्टेंस का लेंगे। और इसकी जो रेडियस लेंगे, अभी भी हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल R ले रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, R है। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, वो कितना दे रखा है, हमें सिग्मा दे रखा है। अब हम सॉल्व करते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि गाउसीय सतह से पारित फ्लक्स। ठीक है, अब क्लियर देखिए, यहां पर पहले एक सरफेस है ये वाली S1, फिर ये सरफेस है S2, और एक ये सरफेस है S3। ठीक है, तो देखो नेट फ्लक्स फाई किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इससे जाने वाला फ्लक्स, तो ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds, कौन सी सरफेस के अलोंग, S1 सरफेस के अलोंग, प्लस E वेक्टर डॉट ds, कौन सी सरफेस के अलोंग, S2 के। सिमिलरली ये वाला E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कौन सी सरफेस के अलोंग, S3 सरफेस के अलोंग। तीनों जो सरफेस है सिलेंडर की, ऊपर वाली मतलब टॉप, बॉटम, और जो कर्व सरफेस है, वक्राकार सतह, तीनों के लिए अपन ने क्या लिख लिया, उनसे पास होने वाला फ्लक्स लिख लिया। अब आप S1 के लिए देखिए, यहां कोई अल्पांश यानी एरिया लीजिए ds। अब आप देखो, E भी अपना इसी तरफ है, ds भी इसी तरफ है, हम दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी ये क्या हो गया, E ds क्या हो गया, E ds, और cos कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर हुआ, प्लस अब S2, अब यहां है E ds, अब क्वेश्चन है यहां cos कितना, तो देखो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और S2 वाला जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। S2 का जो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो अपन ds2 लेंगे, तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये हो गया cos 90, और प्लस अब ये वाली जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है कि शीट के अंदर की तरफ है। तो शीट के अंदर तो अपन अभी डिस्कस करें, कोई भी चार्ज नहीं है। जब वहां कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो ये 0 इंटू ds इंटू कॉस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से क्या हुआ
कि ये वाला चीज कॉस जीरो करंट जीरो हो गया और ये जीरो डीएस करंट जीरो हो गया। सिर्फ यहां क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल ई डीएस। ओके, अब हम क्या लगा देते हैं, गाउस का नियम लगा देते हैं, जो क्या कहता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन है यहाँ क्यू एनक्लोज की वैल्यू किसके इक्वल है, तो देखो जो चार्ज यहां पर बंद हुआ है, जो चार्ज इस सरफेस में एनक्लोज हो रहा है वही है हमारा। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो सिग्मा इनटू ये वाला एरिया क्या होगा, पाई इंटू दिस कैपिटल आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई का वैल्यू क्या आया, सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 क्या बता रहा है, इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। इक्वेशन 2 भी क्या बता रहा है, इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। जब दोनों चीजें इसी सिलेंडर से पास होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डीएस इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस पर, क्योंकि ये से आर डिस्टेंस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या होगी, सेम, तो ई को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ ये क्या बना, डीएस और सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना है कि ये सिग्मा डीएस की वैल्यू क्या होगी, और देखो ये कौन से सरफेस के अलोंग है, सॉरी S1 के अलोंग है। तो S1 क्या नजर आ रहा है, देखो S1 क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस R है, तो ये कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, E इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, E किसके इक्वल आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट यानी कि अनंत आवेशित चालक पट्टिका का कारण किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो इसका मतलब E जो है वो R टू दी पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ में कैपिटल आर नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल r टू दी पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। और समरूप विद्युत क्षेत्र जब होगा तब आप ये E और R का जब ग्राफ बनाओगे तो ये कांस्टेंट लाइन आएगी और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक 2 के फैक्टर का ही डिफरेंस था सीट में और प्लेट में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो भी इनफाइनाइट जो कंडक्टिंग प्लेट होती है उसके कारण किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन निकाली जाती है।